सिंगापुर पहले माले गए जो है, यूएसए ने शायद परमिशन नहीं दिया आने के लिए, और इस समय सिंगापुर में है। और सिंगापुर ने भी जो है ये कह दिया है कि हमने उन्हें शरण नहीं दिया है। तो ये कैसे, मतलब सवाल ये उठता है जो है, ये संकट इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में कैसे आई जो है, क्या बात हुई जो है, इसका रीज़न क्या है जो है। इसके कई कारण रहे हैं जो है। वहाँ का जैसे अपने यहाँ का जो है कांग्रेस परिवार जो है 6 दशकों तक लगभग शासन किया जो है इंडिया पर, उसी तरीके से वहाँ प्रभुत्व था राजपक्षे परिवार का, राजपक्षे फैमिली का जो है। लगभग विगत 15 सालों से इन्हीं की शासन सत्ता रही है जो है राजपक्षे। तो गोटाबाया राजपक्षे जो है प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने महेंद्रा राजपक्षे को डीएम बनाया था, प्रधानमंत्री। और ये इनके छोटे भाई हैं, गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई महेंद्र राजपक्षे हैं जो है, उनको प्रधानमंत्री बनाया। और इस समय जो कैबिनेट थी, मतलब इनकी फैमिली के जो है 6-7 लोग जो है मिनिस्ट्री में थे जो है, कैबिनेट मिनिस्टर थे जो है, वित्त मंत्री, खेल मंत्री, सिंचाई मंत्री जो है, लगभग 7-8 लोग इन्हीं के फैमिली के हैं जो है। और ये सब जो है आखंड भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं काफ़ी दिनों से जो है। सरकारी संपत्तियों को जब्त कर लेना जो है, टैक्स नहीं देना, करप्शन करना, भाई भतीजावाद करना, इन सब की इस परिवार की, इस फैमिली की नीति रही है जो है। तो अर्थव्यवस्था पहले से ही जो है मतलब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी इनकी नीतियों के कारण जो है। आर्थिक नीतियाँ जो है इस सरकार की मतलब अच्छी नहीं थी, मतलब योग्य प्रशासक ये लोग नहीं थे जो है। प्रशासन जो है ठीक तरीके से नहीं चल रहा था, उसका प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जैसे वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री सही नहीं है जो है, तो उसका प्रभाव जो है शासन सत्ता पर पड़ेगा जो है। अर्थव्यवस्था ही जो है क्या होती है, ब्लड होती है। शासन प्रशासन की ब्लड जो है अर्थव्यवस्था ही होती है। तो अर्थव्यवस्था को ये परिवार जो है सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाया जो है, और तरह तरह के भ्रष्टाचार में, आकंठ अनैतिकता में डूबे रहे जो है। मतलब देश से केवल नहीं मतलब था, केवल अपनी सत्ता को बनाए रखना जो है, और पैसा का संग्रह करना, धन संग्रह करना, यही इनकी नीति थी जो है, जिसका प्रभाव यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हुआ। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत जो है एग्रीकल्चर और पर्यटन है। एग्रीकल्चर में मेन रूप से जो है चाय और नारियल की भी बहुत खेती होती है। और दुनिया का सर्वाधिक टी एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है श्रीलंका ही है। सर्वाधिक चाय का जो है निर्यात श्रीलंका करता है। इसके बाद चाइना भारत, श्रीलंका चाइना भारत, ये क्रोनोलॉजी है, ये पूछा जाता है। लेकिन उत्पादक प्रोडक्शन जो है सबसे अधिक चाय का कौन करता है, ये इंडिया करता है। इंडिया, चाइना, श्रीलंका जो है, श्रीलंका तीसरे नंबर पर है प्रोडक्शन में। लेकिन वहाँ पर जो है चाय, अब ये उत्पादक और उपभोक्ता, इंडिया जो है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में ही नंबर 1 पर है। सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है और उपभोग भी कर लेता है। हर लोग 3-3, 4-4 गिलास जो है चाय पीते हैं यहाँ पर जो है, सुबह से लेकर के रात तक। ये कल्चर है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं होता, वहाँ प्रोडक्शन अधिक होता है, लेकिन जो है कंज्यूम वहाँ पर कम होता है जो है चाय का, इसलिए निर्यात अधिक हो रहा है। तो ये रेट्स भी जो है, ये एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था की, और नारियल का भी जो है काफ़ी उत्पादन होता है वहाँ पर। छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे अपने यहाँ जो है बहुत लंबे पेड़ होते हैं, तब प्रोडक्शन उत्पादन होता है, फल लगते हैं। लेकिन वहाँ इतना उत्पादन होता है कि छोटे छोटे पौधे साल भर में जो है फल देने लगते हैं कोकोनट। तो इससे काफ़ी विदेशी मुद्रा की अर्निंग होती थी।
आर्थिक संकट मतलब विदेशी मुद्रा का भंडार का ना रह जाना, जो है विदेशी मुद्रा भंडार ना रह जाना, नहीं रह जाता है तो कोई देश आयात भी नहीं कर पाता है। आयात के लिए जो है विदेशी मुद्रा चाहिए, मंगाने के लिए जो है डॉलर चाहिए, तो डॉलर नहीं रह गया है, जीरो पर पहुंच गया है डॉलर जो है श्रीलंका में इस समय। ऐसे अपने यहाँ भी आर्थिक संकट की मतलब संभावना हो गई थी 1991 में जो है, जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब देश का सोना जो है गिरवी रखना पड़ा था, जो है देश का सोना जो है गिरवी रखना पड़ा था। तो उस समय भी आर्थिक संकट की कुछ ऐसी पोजीशन बन रही थी जो है, लेकिन हमारे यहाँ प्रशासन उस तरीके का लूज नहीं था जो है। उसके बाद तुरंत बाद मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जो है नरसिम्हा राव आए जो है, और इन दोनों की सूझबूझ से जो है उदारीकरण की नीति अपनाई गई जो है। अपने यहाँ उदारीकरण की नीति के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर, और ये ऐसे वित्त मंत्री थे जिनको कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने पूरी तरीके से छूट दे रखी थी जो है इकोनॉमी मतलब पॉलिसी बनाने के लिए जो है। तो उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ जो है नई आर्थिक नीति को, उदारीकरण के कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया, जो कि उस परिप्रेक्ष्य की, उस समय की जो है ज़रूरत थी। मतलब ये समाजवाद के विपरीत अवधारणा है। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, व्यापार में मार्केट इकोनॉमी खोल देना, ये तो समाजवाद के विपरीत अवधारणा है, लेकिन समय की कुछ मांग होती है जो है। उस समय ये ज़रूरत थी कि भारत जो है आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाए, क्योंकि भारत मतलब स्वतंत्र स्वायत्त नहीं है जो है। आजकल हर एक देश जो है, वर्ल्ड के हर एक देश जो है, कंट्री एक दूसरे से विभिन्न मैटर में लिंकेज हैं, तो हमारा भी नुकसान हो सकता है कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लागू कर दिए जाते आयात निर्यात पर जो है, यदि हम उसकी मेंबरशिप ना लेते जो है। तो इसलिए इंडिया को जो है आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ी जो है। तो उसी तरीके से चाय, नारियल, तो विदेशी मुद्रा भंडार मतलब इसके पास इतना भी चाय, चूँकि चाय का निर्यात कम हो गया तो निर्यात से ही विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, डॉलर अर्जित होता है। तो ना एक ये चाय का निर्यात हो पा रहा था, ना नारियल का। और एक बात क्यों नहीं हो पा रहा था, इन्होंने एक जो है डिसीजन लिया गोटाबाया राजपक्षे और महेंद्र राजपक्षे ने कि आजकल ऑर्गेनिक खेती का दौर चल रहा है, जैविक खाद, तो रासायनिक खादों पर जो है इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीके से, जीरो पर एक जो है पहुंचा दिए कि कोई भी आयात नहीं किया जाएगा जो है रासायनिक खादों का। और कई वर्षों तक जो है रासायनिक खाद का जो है आयात नहीं किए। उसका विपरीत प्रभाव जो है कृषि पर पड़ा, चाय पर पड़ा। इतना यहाँ ऑर्गेनिक खाद तो इनके यहाँ उतनी होती नहीं थी, अपने यहाँ नहीं होती है जैविक खाद जो है इतनी। अब जैविक चीज़ें देखिए जो मतलब कभी कभी कुछ मार्केट में जैविक नाम से मिलती है कि ये ऑर्गेनिक रूप से तैयार की गई है, तो उसकी महंगाई देख लीजिए, 3 गुना 4 गुना महंगी कीमत होती है उसकी जो है। मतलब जैविक खादों से उत्पादन बहुत कठिन है, उतनी मात्रा में जो है अवेलेबल नहीं है। अपने यहाँ नहीं अवेलेबल हो तो श्रीलंका में तो बिल्कुल नहीं था। तो इसमें जो है जैविक खाद नहीं पड़े चाय में, नारियल में या अन्य फसलों में, क्योंकि चाय जो है इम्पॉर्टेंट है वहाँ के लिए। तो चाय का उत्पादन जो है बिल्कुल ही गिर गया है, इसलिए एक्सपोर्ट रुक गया। और एक्सपोर्ट रुक गया तो डॉलर नहीं आया जो है, और डॉलर से ही अन्य चीज़ों का जो इनके पास नहीं है वो इम्पोर्ट किया जाता है। तो आयात करने के लिए पैसा ही नहीं रहा जो है। तो और जो सामान थे वो बहुत क्या हो गए, महंगे हो गए। प्रोडक्शन इनके यहाँ जो है उत्पादन नहीं हो रहा है। तो जैसे गेहूँ, चावल, दाल, बहुत सारी आवश्यकता की पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, इन सबका आयात करना पड़ता है ना। तो आयात करने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है। ये बीच में जो है वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिए थे बहुत ज़्यादा जो है, तो उसे चुकाने के लिए ही पैसा नहीं बचा था जो है। 50 अरब डॉलर इस समय जो है इनका डेप्ट जो है लगभग 50 अरब डॉलर है जो है। और विदेशी मुद्रा भंडार जो है जीरो पर पहुँच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन डिपॉजिट जीरो है। तो 50 अरब डॉलर का कर्ज देना है, वो डॉलर में ही देना रहता है जो है। अब बीच में ये क्या गलती किए, मतलब एक तो इनके फैमिली की गलतियां थी ही, कारण इसका जो है आकंठ दुबे थे, सत्ता लोलुप थे, शासन प्रशासन ठीक नहीं चला पाते थे।
और दूसरी बात कुछ गलतियाँ की है यहाँ पर, इसलिए एग्रीकल्चर, और दूसरा है पर्यटन। पर्यटन में क्या हुआ, क्या बातें आई? कोविड, चलिए कोविड मान लिया गया, कोविड के कारण पर्यटन अवरुद्ध हुआ। इसके बाद इनकी कुछ नीतियाँ भी खराब थी जो है इनके यहाँ, मतलब उत्तरी प्रांत में, उत्तरी प्रांत मतलब जो इंडिया से लगता हुआ प्रांत है, ऊपर का हिस्सा जो है वो तमिल प्रांत है जो है। तमिल लोग बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं जो है, और तमिलों का जो है इनसे मतलब काफ़ी पुराना जो है विरोध रहा है। श्रीलंका के मूल निवासियों से तमिल वास्तव में इंडियन मूल के माने जाते हैं कि इंडियन के हैं। तो इन्होंने 2-3 सालों तक मतलब उनको प्रतिबंधित कर दिया, नागरिकता ही छीन ली। 50-60 हज़ार जो है तमिल लोग रहते थे जो है, उनके ऊपर अत्याचार किए, उनकी नागरिकता भी छीन ली, सारे सुविधाओं से वंचित कर दिए जो है। तो तमिल लोग वहाँ से भाग आए, मतलब दक्षिण भारत में अपने यहाँ जो है। और इस दौरान जो है इंडिया से भी संबंध इनके अच्छे नहीं रह गए गोटाबक्ष की नीतियों से जो है, क्योंकि भारत तो हमेशा तमिलों के समर्थन में रहेगा। तमिलनाडु हमारा प्रांत है, तमिलनाडु के निवासी मतलब वहाँ के लोग जो श्रीलंका के तमिल हैं वो भी हर दृष्टि से जो है हमारे देश से ही एक तरीके से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए जो है तमिल लोग वहाँ नहीं गए, वहाँ से छोड़ आए। तो मतलब इंडिया से भी खराब संबंध हुआ, तो इंडिया के लोग भी नहीं गए वहाँ पर्यटन करने के लिए, मतलब टहलने घूमने जिस हिसाब से जाते। जैसे सबसे अधिक नेपाल में जो है इंडियन ही जाएंगे ना, क्योंकि अपना पड़ोसी देश है, हमें सुविधाएँ हैं। तो श्रीलंका में जो है पर्यटक कहाँ से अधिक आते थे? इंडिया से आते थे। तो अवरुद्ध हो गया, यहाँ से भी पर्यटक नहीं गए। दूसरी बात जो है इसी साल ईस्टर मनाया जा रहा था, वहाँ पर जो है ब्लास्टिंग हुई, बम ब्लास्टिंग हो गई जो है। लगभग 250 क्रिश्चियन जो है वहाँ पर मारे गए जो है। तो ये विदेशों में अफवाह फैल गई कि वो सुरक्षित देश नहीं है जो है। तो क्रिश्चियन भी पर्यटन करने श्रीलंका में नहीं आए जो है, ये बंद कर दिए। और तीसरी बात कुछ कारणों से जो है इन्होंने मतलब इसी जो ब्लास्टिंग हुई थी, ब्लास्टिंग में ये सामने आया कि इस्लामिक आतंकवादियों का ये हाथ है जो है। तो इसलिए उन्होंने उस देश ने जो है बुर्के पर प्रतिबंध कर दिया, बुर्के को प्रतिबंधित कर दिया जो है। तो जब बुर्के पर प्रतिबंधित कर दिया तो इस्लामिक कंट्रीज भी इनसे नाराज़ हो गए और वहाँ के लोग भी जो है पर्यटन करने आना बंद कर दिए जो है। तो ये सब सारे कारण थे, और सबसे बड़ा कारण, सबसे बढ़ चढ़कर जो है इसमें भूमिका निभाई पर्यटन को बर्बाद करने के लिए श्रीलंका में इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया ने जो है। आजकल कुछ भी होता है तुरंत फेसबुक जो है, व्हाट्सएप पर जो है वायरल होने लगता है। तो इन्होंने जो है मतलब देश विदेश में हर जगह मतलब जो है ये पूरी तरीके से फैल गया जो है कि श्रीलंका जो है मतलब सुरक्षित देश पर्यटन के लिए नहीं रह गया जो है। पर्यटन फेसबुक पूरा तहलका मचा दिया जो है। और वास्तव में फेसबुक की किसी भी चीज़ में जो है, किसी चीज़ को उठाने में या गिराने में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो जिसको चाहे उसको उठा दे और जिसको गिराना चाहे उसको जो है 200 फीट नीचे जो है सोशल मीडिया लेके जाएगा। इस समय बाबा रामदेव हैं, इनको उठाने में बहुत कुछ योगदान जो है मीडिया का ही रहा है। तो मीडिया मतलब आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत रोल निभाता है। तो मीडिया ने भी अपनी भूमिका यहाँ निभाई जो है आर्थिक संकट में, श्रीलंका के आर्थिक संकट में। वो कोविड था ही जो रही कहीं कसर था, कोविड ने पूरा कर दिया। तब इन्होंने बाद में जा करके जो है रासायनिक खाद का जो है इम्पोर्ट किया जो है चाइना से जो है रासायनिक खाद को मंगाए, जब मतलब चाय पूरी तरीके से बर्बाद हो जा रहा था। और मज़े की बात ये रही कि जो मतलब काफ़ी जो है कीमत का कीमती खाद लगभग जो है 35-35 अरब डॉलर के खाद, रासायनिक खाद इन्होंने मंगाए जो है। और वो खाद जो है ठीक नहीं निकला जो है, वो डुप्लीकेसी उसमें पाई गई, कीटाणु पाए गए। वो खाद में जो है डालने लायक ही नहीं था, थोड़ी बहुत मात्रा में डाला गया, उसने चाय की फसल को और अधिक बर्बाद कर दिया। और बाद में खुद अपना पैसा लगा करके श्रीलंका को जो है वो चाय वापस चाइना को करना पड़ा। तो इन सब सारी नीतियों से जो है विद्रोह भी होने लगा। जब आर्थिक संकट हो गया, महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई जो है, 4-4 हज़ार रुपये लीटर पेट्रोल है इस समय वहाँ पर जो है।
बहुत अव्यवस्था हुई। आप सब पढ़े ही हैं पेपर में, स्कूल बंद हो गए, ऑफिसें बंद हो गई, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, ऊर्जा संकट, खाद्य संकट। क्या जी? इतना आसान है अधिग्रहण कर लेना। अपने पड़ोस, अपने जो है घर पर जो है किसी का जो है जमीन वो थोड़ी सी अधिग्रहण कर ही नहीं सकते, वो तो एक स्वाधीन देश है जो है, तो इतना आसान है जो है अधिग्रहण कर लेना। अभी एक आवाज़ बोल दे प्राइम मिनिस्टर, अभी देखिए चाइना क्या करता है जो है, ऐसा कुछ बोल दे जो है अपने प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के लिए जो है, अब बल्कि सहायता देने के लिए ही तैयार हो जाए। तो देखिए जो है ये $10 देंगे तो $100 जो है चाइना देने के लिए तैयार हो जाएगा तुरंत श्रीलंका को। तो अधिग्रहण करना इतना आसान नहीं है जो है जिस तरीके से आप कहते हैं। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी जनता पूरा विद्रोह आ गया, सड़कों पर आ गया। मतलब ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है कि जनता सचिवालय में घुस जाए, संसद में घुस जाए, राष्ट्रपति भवन में घुस जाए जो है, उस पर कब्जा कर ले। बहुत सारे मिनिस्टर भाग गए, वहाँ के जो है प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, भागे भागे फिर रहे हैं। तो इस समय रानिल विक्रमसिंघे को जो है पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं जो है, अभी कल इनका इस्तीफा आया है जो है गोटाबाया राजपक्षे का। तो अब बाद में मतलब ये होगा कि सर्वदलीय सरकार किसी तरीके से बनाई जाए। और अपना इंडिया भी कुछ दिन पहले जो है $3.5 अरब मिलियन की सहायता दे चुका है जो है, और खाद्य पदार्थ, ऊर्जा, दवाइयाँ ये सब जो है इंडिया ने दिया है जो है। लेकिन इससे कहीं अधिक सहायता जो है चाइना ने दिया है जो है। और चाइना मतलब इसी ताक में रहता है जो है कि ये श्रीलंका कमज़ोर पड़ रहा है, हम अधिक सहायता दे करके जो है इसको अपना एक उपनिवेश बना ले जो है, जो कि भारत के लिए बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है जो है। इंडिया के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। तो इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा? एक पड़ोसी देश है अपना जो है, अगर चाइना आ जाता है, और चाइना की बिल्कुल मंशा यही है जो है, चाइना का भी बहुत अधिक कर्ज है, वहाँ का इस समय डेब्ट और जीडीपी रेशियो। लेकिन सर श्रीलंका के नीचे जाने का सबसे बड़ा चाइना की नीति रही होगी ना, पहले उसको हटाएंगे, कमजोर होगा तब उस पर आक्रमण करेंगे। मतलब जीडीपी साल का जितना जीडीपी होता है जो है उसका 10 पॉइंट अधिक जो है इसका डेप्ट ही है जो है। पूरा जितना साल भर का जीडीपी है उससे कहीं अधिक ये डेप्ट में डूबा हुआ है। और कोई देश दिवालिया तब हो जाता है जब 60% ये रेशियो होता है। जब 60% रेशियो हो जाता है तभी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है और वो दिवालिया हो जाता है। अब सोचिए यहाँ का 1.10 हो गया है, 110% जो है, मतलब आकंठ जो है कर्ज में डूबा हुआ है। पूरी की पूरी जीडीपी लगा दे तो भी इस पर कर्ज बना रहेगा। और दूसरी बात, कर्ज देने वाली संस्थाएं जो है देशों को IMF और वर्ल्ड बैंक है, और इन्होंने जो है वर्ल्ड बैंक से कर्ज ना लेकर के IMF से कर्ज लिया है जो है, वो और ही बुरी स्थिति होती है। जो वर्ल्ड बैंक है वो विकास के लिए कर्ज देता है, सड़क, सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य जो है लॉन्ग टर्म के लिए डेप्ट देता है, और कम ब्याज पर जो है कर्ज होता है वर्ल्ड बैंक का जो है, मतलब एक सहायता के रूप में ब्याज नॉमिनल होता है विकास के लिए, दीर्घकालिक मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद चुकता करिए। लेकिन IMF में ऐसी बात नहीं है, उसका तात्कालिक लोन होता है जो है। आप जो किसी आपात स्थिति में है तुरंत तो कर्ज दे देगा जो है, और उस पर बम्पर ब्याज होता है जो है, ब्याज बहुत अधिक होता है। तो इन्होंने चाइना से ब्याज चुकता करने के लिए भी ब्याज ले चुके हैं जो है, मतलब IMF से ब्याज को चुकता करने के लिए भी चाइना ने इनको ब्याज दिया है जो है, तब भी स्थिति नहीं सुधरी। तो ये सब स्थिति पूरी थी श्रीलंका की सीनियरों की। चाइना का क्या चाल है, भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो है ये आर्थिक संकट कैसे उत्पन्न हुआ जो है, ये सब आप पूरा समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। क्या चीज? अच्छे नहीं रहे थे।
ये सब उनका झुकाव जो है चाइना की तरफ है जो है, चाइना को अपना बेस्ट फ्रेंड इसलिए भारत भी दूरी बना लिया जो है। चाइना को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं। जबकि चाइना ऐसा वैसा देश नहीं था जो है। आप जो है वहाँ का मानव विकास सूचकांक देखिए जो है भारत से कहीं अधिक ऊपर रहता है। ये मानव विकास सूचकांक जो है प्रकाशित होती है ना हर ईयर, तो चाइना अरे देखिए आपका कोई विरोधी होता है जो है, रास्ते में मिलता है नमस्ते भैया, नमस्कार नमस्कार करते हैं कि आओ चलिए चाय वाय पिया जाए जो है, तो ये औपचारिकता होती है जो है, अपना पड़ोसी ही है। अब आपको दे रहा है भारत मतलब सहायता, मानवता के नाते समझ लीजिए अपना पड़ोसी देश है, अपने भी लोग वहाँ पर हैं। अब विरोध मानिए थोड़ो कि बोलना चालना ये सब बंद हो जाएगा। वाले लोग कहा करते थे बाबा बाबा के जमाने में, यही बस्ती कचहरी में आते थे मुकदमा लड़ने जो है, और दोनों लोग खिलाफ रहते थे जो है, मतलब खिलाफ पार्टी दोनों आती थी मुकदमा लड़ने के लिए, और एक ही बस से आते थे, एक ही जगह चाय पानी पीते थे, एक जगह खाना खाते थे, और उसके बाद आमने सामने कोर्ट में खड़े होते थे। क्या चीज संभव हो सकता है, ज़्यादा हद तक संभव हो सकता है, लेकिन उस पर कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी उसके लिए बनी हुई हैं जो है, लेकिन जनता सर के ऊपर ही है। जनता जो है वो जनता सर जो है वोटिंग कर देती है तो क्यों नहीं होगा जो है। राजशाही तो है नहीं, लोकतंत्र ही है वहाँ पर। ये विदेशी मुद्रा से संबंधित है, जो बाहर रहते हैं अपने देश के एनआरआई जो है वो अपने परिजनों को देश में जो है विदेशी मुद्रा भेजते हैं। तो अब तक ये था कि 1 लाख रुपए तक यदि वो भेज रहे हैं जो है इंडिया में अपने परिजनों को, तो सरकारी एजेंसियों को सूचित करने की आवश्यकता नहीं थी जो है। तो इसमें संशोधन कर दिया गया है इस लिमिट में जो है 1 लाख तक भेज सकते हैं। तो अब तक भेज सकते थे तो कोई कहीं भी कोई सूचना देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उससे ऊपर यदि भेजते थे तो सरकारी एजेंसियों को सूचना देनी पड़ती थी। तो 1 लाख की लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, हाल ही में इसको संशोधित करके जो है 10 लाख कर दिया गया। 1 लाख तो बहुत कम था इस जमाने में, वो पहले का अधिनियम था जो है चला आ रहा था, लेकिन अब ये इसकी लिमिट जो है 10 लाख कर दी गई। 1 लाख से 10 लाख हो गया, मतलब 10 लाख तक कोई भी जो है विदेश से पैसा अपने परिजन को भेज सकता है। मंथली नहीं, एनम पर एनम है, 1 साल में 10 लाख जो है, तो उसको एजेंसियों को बताने जी 10 लाख से ज़्यादा यदि जो है, पहले 1 लाख से ज़्यादा भेजने पर ही सूचना देनी पड़ती थी, अब 10 लाख से अधिक यदि भेज रहे हैं तो इंडिया में सरकारी एजेंसियों को सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि उसका रिलेशन बहुत सारे मतलब पैसा किस लिए आ रहा है, ज़्यादातर फॉरेन पैसा जो है गलत काले धन के रूप में आता है, गलत जगह इस्तेमाल करने के लिए, तो उसका सब पूरा जो है हिसाब किताब होता है। लेकिन अब उसकी लिमिटेशन 10 लाख बढ़ा दी गई। ये एक संशोधन हुआ है जो है बैंक ब्यूरो बोर्ड, ये बैंक ब्यूरो बोर्ड है जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है हाल में।
ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट। ये बीबीपी का नया नाम क्या हो गया है जो है, ये ध्यान रखिएगा। बैंक ब्यूरो बोर्ड FSIB, ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, वित्तीय सेवा संस्थानों का ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट। इसका क्या काम है? बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों, सरकारी बीमा कंपनियों के बड़े बड़े शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति करना जो है इसका काम है, जो है इसका काम है सरकारी बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति करना ही काम है इसका। तो इसका ये नाम बदल करके ये कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं टाटा विम्बल्डन पर। विम्बल्डन पुरुष किसने जीता है? विम्बल्डन, लंदन में जो विम्बल्डन हो रहा है ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन है? अरे सब डी से करके नाम AFBU ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच विम्बल्डन और USA, ये 4 विम्बल्डन होते हैं। क्रम भी बताया गया है, क्रम भी एक बार आया है कि किस क्रम से होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, आपको ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच विम्बल्डन और USA। विम्बल्डन जो है यहाँ पर है, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का विम्बल्डन वहाँ पर हो रहा है। तो पुरुष एकल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है 21वां ग्रैंड स्लैम है इनका जो है, 21वां ग्रैंड स्लैम है। नहीं, विम्बल्डन में, विम्बल्डन में केवल 7 जीते हैं, विम्बल्डन में 7 जीते हैं और जो है जितना बचा वो अन्य तीनों में जीते हैं, अन्य तीनों ग्रैंड स्लैम में से ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और ये US। तो इनका एक और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं जो है। और ये दूसरे नंबर पर ये आ गए नोवाक जोकोविच, और किसने बताया? राफेल रोजर फेडरर, उन्होंने 20 जीता है जो है, 20, 21, 22। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो है राफेल नडाल ने 22 जो है, उसके बाद 21 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं जो है, और 20 रोजर फेडरर। नहीं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ये भी पूछा जाता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और किसको हराए हैं इन्होंने? नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया का है कोई? आंद्रे कार्नियो या न्यू करके है? नहीं, न्यू करके कुछ है, मतलब देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, ये भी पूछता है। महिलाओं का एकल? एलेना सवा। इसको भी देख लीजिएगा, उसमें देखा कौन रही, देख करके लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। और 2 ही इम्पॉर्टेंट है एकल वाला, इसके बाद और होते हैं डबल वाला होता है जो है, और मिक्स डबल। डबल मतलब क्या होता है? हाँ, 2 पुरुष 2 पुरुष उधर जो है, और मिक्स क्या होता है? 1 पुरुष 1 महिला जो है। तो वो वाले इम्पॉर्टेंट कब होते हैं जो है, जब अपने यहाँ के जो है कौन है, लेंडर पेस और कौन खेलते हैं? एक और बताइए।
चाइना नहीं। अरे जेंट्स में ही लेडर पेस के साथ कौन खेलता है? अरे बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं भाई, इसके साथ महेश भूपति। जेंडर पेस महेश भूपति की जोड़ी अक्सर खेला करते थे जो है। तो जब डबल्स में कभी पूछा जाता है वो वाला, जब अपने यहाँ का कोई उसमें हारता है या जीतता है डबल्स में, नहीं तो पूछे जाते हैं यही एकल वाले ही जो है। जब इंडिया का कोई उसमें शामिल रहता है, चाहे हारता है या जीतता है जो है, तभी वो पूछा जाता है। तो इसमें था नहीं जो है। तो यही दोनों आप याद करिए, ये विजेता में जो है और उधर उप विजेता भी पूछे जाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा जो है। विश्व तीरंदाजी महासंघ का आयोजन जो है चांग्योल सियोल में है, दक्षिण कोरिया में है। दक्षिण कोरिया में अभी समापन हुआ है जो है। विश्व तीरंदाजी शूटिंग जो है, इंटरनेशनल शूटिंग जो है की प्रतियोगिता हुई है जो है दक्षिण कोरिया में। उसका नाम याद करिएगा, चांग्योल करके है जो है उस प्लेस का नाम जो है। और वहाँ इंडिया जो है नंबर 1 पोजीशन पर आया है। इंडिया को जो है टोटल 8 सीट मिले हैं, 3 + 4 + 1, 3 गोल्ड जो है, 4 सिल्वर, 1 ब्रांज जो है। ये पदक तालिका में ध्यान रखिएगा जो है। विश्व तीरंदाजी महासंघ की प्रतियोगिता में जो है भारत नंबर 1 पोजीशन पर आया है। इसे 3 स्वर्ण मिले हैं, मतलब टोटल 8 पदक मिले हैं। 3 स्वर्ण के साथ ये पहले नंबर पर आया है। विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है कहाँ पर? इंडिया में नहीं, अमेरिका में। विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो है अमेरिका में आयोजित होने जा रही है जो है। अभी 3-4 दिन बाद ही होगा। नीरज चोपड़ा चले गए हैं जो है खेलने के लिए। तो संभावना ये की जा रही है, मतलब नीरज चोपड़ा से जो है काफ़ी आशाएं हैं कि ये कई पदक जीत करके आएंगे जो है। और अभी हाल ही में जो है बताया भी गया है, कौन किसमें स्वर्ण पाए हैं ये? हाँ, जेवलिन में है, लेकिन कौन सा मतलब प्रतियोगिता था, कौन ट्रॉफी? स्टॉकहोम डायमंड लीग में जो है इन्होंने स्वर्ण पाया है, रजत सिल्वर पाए हैं। तो इसमें जा रहे हैं और उनसे काफ़ी आशाएं हैं कि विश्व तीरंदाजी महासंघ में जो है, जो अमेरिका में होगा एथलेटिक्स महासंघ, उसमें जो है काफ़ी ये पदक प्राप्त करेंगे। राष्ट्रमंडल 2022 का आयोजन जो है यही 29 जुलाई से हो रहा है। कहाँ पर? बर्मिंघम में जो है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। उसके बाद आयोजन कहाँ होगा? 4 साल पर होता है। 2026 का जो है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में जो है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या ये इंडिया में भी कभी हुआ है? 2010 में जो है दिल्ली में हो चुका था। सुरेश कलमाड़ी थे जिन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जो है, केस भी चला था, सजा भी दी गई थी। हाँ, तो राष्ट्रमंडल जो खेल जा रहा है उसमें भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? सही बता रहे हैं, नीरज चोपड़ा। सही है। देखिए जरा, है मोबाइल लिए हैं, जरा देखिए। हमें तो हरमनप्रीत कौर कोई है खिलाड़ी? हरमनप्रीत कौर क्रिकेट की खिलाड़ी है जो है, संभवतः यही नेतृत्व करता है। नीरज चोपड़ा की बात पहले चल रही थी, इस समय हरमनप्रीत कौर का मतलब नॉमिनेशन हो गया है।
क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत जी करंट में जो और इसकी हॉकी की सविता ठीक है। देख के बताइए। शुभंकर राष्ट्रमंडल खेल चूंकि होने जा रहे हैं 2 से 4 दिन बाद जो है, इसका शुभंकर क्या होगा? बेरी। बेरी एक एनिमल है जो है बैल के तरीके का जो है, वही शुभंकर बनाया गया है। और आदर्श वाक्य शेयर द ड्रीम्स, शेयर द ड्रीम्स जो है, ये कॉमनवेल्थ गेम से इतनी इम्पॉर्टेंट चीजें हैं और बाद में जब हो जाएगा तो और सारी चीजें पूछी जाएंगी जो है। मिला? नीरज चोपड़ा मिल रहा है, हो सकता है पहले की नहीं। I to you too कल ही हुआ है क्या? पीएम मोदी अल नहयान मोहम्मद क्या है नहीं हुई क्या, इनका तो जो है लैपिड या एपिल क्या है, या एपिल करके कोई है, अभी जल्दी ही बने हैं, ठीक है। यूएसए का तो सभी जान रहे हैं, यूएसए का अल मोहम्मद अल नहयान करके, हाँ लंबा चौड़ा नाम होता है तो होगा। और भी मोदी जी गए भी थे यूएई, मैड्रिड से ये नहीं, मैड्रिड नहीं, कौन सम्मेलन हुआ था जिसे G7 कहाँ हुआ था? मैड्रिड, ब्रिक्स कहाँ हुआ? बीजिंग। तो वहाँ से लौटते समय जो है मोदी जी यूएई गए थे जो है, जो हाँ जर्मनी वाले से लौटे गए, जर्मनी से वार्ड नहीं, जर्मनी वाले से जो पर्वत है जो है, पर्वत श्रृंखला के बीच में जर्मनी में कौन सा पर्वत है? अल्पाइन। वहाँ से जो है लौटते समय क्योंकि इनके बड़े भाई जो है एक्सपायर कर गए थे, इस समय जो किंग है पहले वही किंग थे जो है, तो उनकी मतलब शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए डायरेक्ट जो है जर्मनी से वहीं पहुंचे थे। यही वर्चुअल हुआ है। I2U2 आयोजित संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है जो है, जो बाइडेन ने, लेकिन हुआ है वर्चुअल जो है।
तो ITU-2 क्या है, मतलब किस लिए बनाया गया है, इसकी मतलब ये सब कृषि और ऊर्जा में विकास और अन्य कृषि एग्रीकल्चर ऊर्जा में विकास और कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार से बारे में बताया। मेडिकल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा की। ज़्यादातर कृषि के बारे में। वो सब केवल दिखावे के लिए है, जो है केवल कहने के लिए है। अमेरिका और यूएई ने तो कहा है कि भारत में वो तो कहा सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो है ऊर्जा संकट जो है, खाद्य सुरक्षा जो है के लिए खाद्य पार्क बनाएगा, जो है यूएई निवेश करेगा मेगा फूड पार्क में जो है। मेन मामला सब चीन वाला है। मेन मामला वही चीन वाला है। दक्षिण हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है, जो चीन का हस्तक्षेप है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चाइना का हस्तक्षेप है जो है, उसको अवरुद्ध करने के लिए, तोड़ने के लिए जो है एक पॉइंट आप भी और होता है कि ईरान की स्थिति जिस तरह से अमेरिका से खराब नहीं है, वो इजराइल के थ्रू ईरान को भी कंट्रोल करना चाहता है। इजराइल और इराक दोनों के थ्रू ही जो है उसको भी कंट्रोल करेगा और वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कट करना चाहता है। कब कंट्रोल करेगा जो है। ताकि उसकी मोनोपोली हो जाए। तो ये चाइना को डिफीट करने के लिए दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में या दक्षिण चीन सागर में जो है, जैसा उसका हस्तक्षेप बढ़ रहा है जो है, और श्रीलंका और नेपाल में भी जो है उसके कारनामे अच्छे नहीं रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेपाल ने अपने मानचित्र में जो है भारत के किन स्थानों को जो है अपने मानचित्र में दिखाया था। उत्तराखंड के तीन स्थानों को जो है और बिहार का लिपुलेख, काला पानी और लिप्टिया धुरा। लिपुलेख, काला पानी, लिप्टिया धुरा। उत्तराखंड के 3 प्लेसेस को जो है नेपाल चाइना के उकसावे पर जो है अपने मानचित्र में शामिल कर लिया, जबकि चाइना की इतनी हैसियत नहीं है, कभी भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इंडिया से मतलब ऐसे करतूत कर सके या इंडिया को आंख दिखा सके। जबकि उसके 3 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को जो है अपने मैप में जो है शामिल किया, तो ये चाइना की ही चाल थी जो है। दिखाने के लिए तो दिखा ही सकता है, लेकिन भारत की वैसी नीति नहीं है, वैसा आचार व्यवहार नहीं है भारत, और भारत इसीलिए डिफीट खाता है। समय कुछ दूसरा है ना, गांधी जी वाला समय है नहीं जो है, और इंडिया गांधी जी के मतलब मानवता की नीति पर, उदारता की नीति पर, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर हम सब चलते हैं। लेकिन इजराइल को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, तो अपने आचार विचार व्यवहार को परिवर्तित कर पाना आसान नहीं होता है। बहुत कठिन काम है विचार व्यवहार को जो है परिवर्तित कर पाना। वो जीन्स में मिला होता है, जो सीधा साधा होता है उसको कितना भी कोशिश करिए वो हमेशा लगभग सीधा साधा बना ही रहेगा। मतलब कितना भी वो मतलब चाहे कि हमारे में परिवर्तन हो जाए। नहीं, निरपेक्ष क्यों रहेगी? निरपेक्ष रहने से क्या फायदा है? जैसे इजराइल से भारत के संबंध तो अच्छे है ही हैं, बहुत अच्छे हैं। इजराइल से संबंध जो है हथियार भी देता है और कभी भी ओटिक नहीं करता है जो है। हालांकि मतलब इजराइल की नीतियां आक्रामक है, भारत की नीतियां उस तरीके से आक्रामक नहीं है। फिर भी हर मंच पर जो है भारत इजराइल का मजबूरी में समर्थन करता है, क्योंकि भारत की मजबूरी है इजराइल को अपने पक्ष में बनाए रखना, और इजराइल भी भारत के साथ रहता है हमेशा। भले ही वोटिंग ना करे जो है, गायब हो जाए, वॉकआउट कर दे, लेकिन विरोध कभी नहीं करता। बिल्कुल लाभ होगा। चाइना ही तो बीच में आ रहा है जो है, अपने दक्षिण लंका तक पहुंच गया है, हम्बन टोटा तक, मालदीव, इंडोनेशिया सब में जो है उसने सैनिक अड्डे स्थापित कर रहे हैं। चाइना की मीडिया ने स्टेटमेंट जारी किया है कि जर्मनी ईरान और अन्य इसके खिलाफ, इसके चाइना के इस ITU के अगेंस्ट, तो जो उसके लाभी के देश है जो है वो तो
चाइना लॉबी के कंट्रीज जो हैं क्योंकि ये I2 में रूप से चाइना को डिफीट करने के लिए ही किया गया है और दिखावे के लिए ऊर्जा समझौता, खाद्य, पानी, मतलब 6 क्षेत्र ऐसे दिखाए गए हैं, मतलब इंगित किए गए हैं। 6 क्षेत्र हैं मतलब जिन पर की संयुक्त फंडिंग की जाएगी, जो अभी कल घोषणा हुई है। वो कौन से क्षेत्र हैं? पशुपालन, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। एक और कोई छूट रहा है, देख लीजिएगा। 6 क्षेत्रों पर जो है संयुक्त निवेश की जो है मतलब ये क्लियर किया गया है कि चारों देश मिल करके जो है संयुक्त निवेश करेंगे। और यूएई ने घोषणा की है जो है कि हम बहुत सारे मेगा फूड पार्क जो है भारत में स्थापित करेंगे। जो बाइडेन ने क्या मतलब समस्या कहा है? शांत रहिए। जो बाइडेन ने जो है जलवायु परिवर्तन मतलब जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा की समस्या नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा है कि इस समय विश्व के सामने नंबर 1 चुनौतियाँ जो है जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा है जो है, और हम सब मिल करके जो है इससे निपटेंगे। तो कुल मिलाकर के ये क्वाड का सहयोगी संगठन बताया जा रहा है, मतलब ये क्वाड के सपोर्ट के लिए बना है जो है। अमेरिका और इंडिया की ये कूटनीतिक रणनीति है जो है, कूटनीति है, रणनीति है कि पीछे से क्वाड को समर्थन किया जाए। और क्वाड को जो है किसके सामने खड़ा किए हैं? चाइना के सामने। तो ये इसकी पूरी कहानी थी क्वाड की। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, इसको लागू करने वाला जो है पूरी तरीके से लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? उत्तराखंड जो है। पुष्कर सिंह धामी ने जो है कल कहा है कि हम नई शिक्षा नीति को अपने यहाँ लागू करेंगे। और इसके पहले शिक्षा नीति कब आई थी? पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 के पहले जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। 1900 इसके पहले जो है 1986 में जो है दूसरी शिक्षा नीति आई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो ये शिक्षा नीति है 2020 की जो है, इसके हेड कौन थे? मतलब किसके नेतृत्व में, किसकी अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति जो है तैयार की गई? ये इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के कस्तूरी रंगन, ये नाम सुने होंगे आप। के कस्तूरी रंगन ये NCERT के अध्यक्ष भी पहले कभी रह चुके हैं। इसरो में भी ये रह चुके हैं। इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो अध्यक्ष ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। यश सोमनाथ, आप सही बता रहे हैं। यश सोमनाथ जो है इसके अध्यक्ष है, चेयरमैन। एक होता है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस के लिए जो है हथियारों की डिज़ाइन करना है, डिज़ाइनिंग करना जो है DRDO का काम है। इसकी हेड ऑफिस कहाँ है?
बताया गया है? राजीव राजीव कुमार, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन जो अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है? अटॉर्नी जनरल ही ऐसा पदाधिकारी है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी दोनों सदन में उपस्थित रह सकता है, जो है बहस भी कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर नहीं कर सकता। चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रह सकता है। चुनाव के टाइम निर्णायक के टाइम सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल का अंतर क्या होता है? सहायक होते हैं और कोई अंतर नहीं, बस सहायक के रूप में होते हैं। जैसे चुनाव आयोग महानियंत्रक होता है ये सर इनके मतलब एजेंट के काम करते हैं, अगर सरकार को पक्ष रखना हो, गवर्नमेंट को भी अपना पक्ष रखना हो, तो सॉलिसिटर जनरल के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी सहायता के लिए, जैसे सचिव के नीचे उप सचिव उनकी मदद के लिए जो है गवर्नमेंट रखती है। तो अटॉर्नी जनरल ही केवल पद है, सॉलिसिटर जनरल जो है संवैधानिक पद नहीं है। और उसी के तर्ज पर जो है स्टेट में क्या होता है, एडवोकेट जनरल जो है महाधिवक्ता। सारी योग्यताएं इस्तीफा मतलब त्याग पत्र तो सब आप पढ़ेंगे जी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, सिंगालीला नेशनल पार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिंगालीला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेड पांडा को ला करके रखा जा रहा है। रेड पांडा को 2008 में विलुप्त प्राय प्रजाति में रख दिया गया है। एक रेड डाटा बुक है ना, जानते हैं ना रेड डाटा बुक, वो जो विलुप्त प्रजातियां या खतरे में प्रजातियां हैं उसी उसमें रखा जाता है। तो ये रेड पांडा जो है विलुप्त प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए इस पार्क में सिंगीलाला नेशनल पार्क में जो है रेड पांडा को लाया जा रहा है, इसलिए ये पार्क इम्पॉर्टेंट होता है और ये पश्चिम बंगाल में है। रेड पांडा जो है भालू, एक तरीके से जंगली भालू है, जो है माउथ रेड कलर का होता है और वो पाया जाता है असम और अरुणाचल के जंगलों में जो है या दक्षिण हिमालय की चोटियों पर। इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, जो है लगभग समाप्त प्राय है। तो उसके संरक्षण के लिए सिंगीलाला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में रखा जाएगा। ठीक है।